प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। व्यवसाय अध्ययन की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था प्रबंध के कार्य, प्रमुख कार्य। तो प्रबंध के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, एक बार पुनः देखिए। प्रबंध के कार्य, प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? नंबर 1 नियोजन, नंबर 2 संगठन, नंबर 3 निर्देशन, और नंबर 4 नियंत्रण, और 5वां था समन्वय। ये अपने प्रबंध के प्रमुख कार्य थे जो एक प्रबंधक के द्वारा किए जाते हैं। आज हम देखेंगे कि प्रबंध के सहायक कार्य जो उन प्रमुख कार्यों की सहायता करते हैं, यानी उनको करने के लिए, प्रमुख कार्यों को करने के लिए इनकी आवश्यकता होती है, इनको करना ही पड़ता है। तो प्रबंध के सहायक कार्य में सबसे पहला कार्य आता है अपना निर्णय। निर्णय लेने के अंतर्गत विभिन्न विकल्प, किसी भी संगठन के अंदर बहुत से विकल्प होते हैं। किसी कार्य को करने के लिए बहुत से विकल्प होते हैं कि ये भी कार्य कर लें, ये भी कार्य कर लें, और प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक संगठन उन कार्यों को करना चाहता है। लेकिन निर्णय के अंतर्गत एक प्रबंधक ये देखता है कि विभिन्न प्रकार के विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, कि श्रेष्ठ विकल्प कौन सा हो सकता है, कि वर्तमान युग में, वर्तमान वातावरण में, वर्तमान जो वातावरण चलता है, क्योंकि व्यवसाय के ऊपर विशेष तौर से वातावरण का प्रभाव पड़ता है। हमारे इर्द गिर्द चारों ओर जो भी वातावरण है, जो भी घटनाक्रम घटित होता हो रहा है, उसका प्रभाव व्यवसाय के ऊपर पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे पास श्रेष्ठ विकल्प है उसका चयन करना होता है। ये एक बौद्धिक प्रक्रिया। बौद्धिक प्रक्रिया क्यों है? इसको बौद्धिक प्रक्रिया माना है निर्णय लेना, क्योंकि निर्णय भी प्रत्येक व्यक्ति नहीं ले सकता है, प्रत्येक संगठन नहीं ले सकता है। कि निर्णय, श्रेष्ठ निर्णय का चयन जो किया जाता है एक बौद्धिक प्रक्रिया है, क्योंकि हमारे सामने बहुत से विकल्प होते हैं और बहुत से विकल्प में हमें प्रत्येक विकल्प भी श्रेष्ठ लगता है, क्योंकि प्रत्येक विकल्प में अपने अपने हिसाब से अपना अपना गुण होता है। तो बहुत से विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना ही बौद्धिक प्रक्रिया है। बौद्धिक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? एक छोटी बात पूछी भी जा सकती है, आपको 1 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि प्रबंध को बौद्धिक प्रक्रिया क्यों माना है? क्यों कि प्रबंध में निर्णय लेने के लिए बहुत से विकल्प होते हैं और बहुत से विकल्पों में से एक श्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है, इसलिए इसको बौद्धिक प्रक्रिया माना है। हर्बर्ट साइमन ने तो यहां तक कह दिया है कि निर्णय और प्रबंध समानार्थक है, यानी कि बिना निर्णय के प्रबंध का कार्य नहीं किया जा सकता है। प्रबंध का कार्य बिना निर्णय के नहीं किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का निर्णय लिया जा सकता है, अपने प्रोडक्शन से संबंधित हो सकता है, कर्मचारियों से संबंधित हो सकता है, वो हमें क्या कार्य करना है उससे संबंधित हो सकता है। तो निर्णय के बिना प्रबंध का कार्य नहीं किया जा सकता है। एक समानार्थक शब्द है, ना समानार्थक कार्य है। नंबर 2 आता है अपना नियुक्ति करना। नियुक्ति मुख्य रूप से संगठन, किसी भी संगठन की संरचना के 2 भाग होते हैं। जहां संस्था का आकार बड़ा होता है वहां पर संगठन के संरचना के 2 भाग होते हैं। प्रथम भौतिक संरचना और दूसरी मानवीय संरचना। भौतिक संरचना के अंतर्गत भवन, मशीन, मुद्रा, कच्चा माल इत्यादि आते हैं। भौतिक जिसको देख सकते हैं, भवन के अंतर्गत भवन किस प्रकार का है, हम जो कार्य करने के लिए जा रहे हैं वो भवन सफिशिएंट है या नहीं है। नंबर 2 पूंजी पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। पूंजी उतनी ही होनी चाहिए जितनी की हमें आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक भी धन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आवश्यकता से अधिक होगा तो धन बेकार पड़ा रहेगा। आवश्यकता से कम होगा तो हम जो हमारी लेनदारियां हैं उस समय पर नहीं चुका पाएंगे, तो इसी स्थिति में साख गिरेगी। तो भवन, पूंजी, मशीन, आजकल तकनीकी युग है। तकनीकी युग के अंतर्गत नई नई मशीनों का प्रयोग किया जाता है, नए नए प्रोडक्शन के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नई मशीनों के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा देती है, जिसके कारण से लागत मूल्य है वो कम आता है। और कच्चा माल, श्रेष्ठ किस्म का कच्चा माल होना चाहिए। ये सब बातें हैं वो भौतिक संरचना के अंतर्गत आती है। भौतिक संरचना भवन, मुद्रा, कच्चा माल और मशीन।
तो ये भौतिक संरचना के अंतर्गत आता है। और दूसरा अपना आता है मानवीय संरचना, जो एक अहम भूमिका निभाता है किसी भी संगठन में। अहम भूमिका निभाने वाला मानवीय संरचना है। मानवीय संरचना के अंतर्गत मानव विशेष की नियुक्ति करना, भर्ती करना, उनका चयन करना मानवीय संरचना के अंतर्गत आता है। कर्मचारी जो है किसी भी संस्था में श्रेष्ठ किस्म के कर्मचारी है, श्रेष्ठ कर्मचारियों का चयन करना चाहिए। तभी क्योंकि किसी भी संस्था का उत्थान करने वाले होते हैं वो कर्मचारी ही होते हैं। तो कर्मचारियों का चयन करने के लिए की आवश्यकता कब होती है? क्योंकि कर्मचारियों का चयन, कई बार कर्मचारियों की पदोन्नति की जाती है, यानी जिस पद पर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उससे उच्च पद पर उनको आसीन कर दिया जाता है, तो उनकी पदोन्नति कर दी जाती है, तो पीछे वाला पद है वो रिक्त हो जाता है। उस रिक्त को पद को भरने के लिए या तो आंतरिक भर्ती से उसको पद को भरा जाता है या बाहरी भर्ती से उसको भरा जाता है। बाहरी भर्ती से भरने के लिए उसको भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और विकास उसका होता है। कई बार सेवानिवृत्ति हो जाती है। एक निश्चित आयु के बाद में एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, उस पद से कार्य मुक्त कर दिया जाता है, तो सेवानिवृत्ति कहलाती है। जब व्यक्ति सेवानिवृत्त हो जाता है तो भी उस पद, वो पद खाली हो जाता है। उस पद को भरने के लिए बाहरी व्यक्तियों की या आंतरिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो बाहरी व्यक्तियों के लिए सबसे पहले भर्ती की जाती है। पद के लिए जो रिक्त पद है उसके लिए विज्ञापन दिया जाता है। उसके जो विज्ञापन से जो फॉर्म आते हैं उनसे फिर उनका चयन किया जाता है। भर्ती होना इसका मतलब नहीं है कि व्यक्ति का चयन हो गया। भर्ती एक नकारात्मक है और चयन है वो सकारात्मक है। तो चयन किया जाता है और चयन के बाद में उसको प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण के बाद में जो श्रेष्ठ होता है उनका विकास होता है। इस प्रकार से मानवीय संरचना, नियुक्ति करने के अंतर्गत मानवीय संरचना एक अहम भूमिका निभाता है। यह एक निरंतर चलने वाला कार्य है। ऐसा नहीं है कि एक बार भर्ती की प्रक्रिया हो गई, दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे पद रिक्त होते हैं वैसे वैसे भर्ती की जाती है, वैसे वैसे कार्य किया जाता है। इस प्रकार से नियुक्ति के अंतर्गत भौतिक संरचना और मानवीय संरचना है वो अहम भूमिका निभाते हैं। भौतिक संरचना के अंतर्गत अपना जो कार्य बताया, भौतिक संरचना भवन, श्रेष्ठ किस्म को नियुक्त करना, भवन है, पूंजी है, मशीन है, कच्चा माल है इत्यादि किस प्रकार का होना चाहिए। मानवीय संरचना के अंतर्गत कर्मचारी है वो श्रेष्ठ कर्मचारी होने चाहिए ताकि उनको प्रशिक्षण देने में, उनका विकास करने में कठिनाई नहीं आए। ये एक निरंतर चलने वाली कार्य प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि एक बार नियुक्ति कर ली तो इसका मतलब नहीं है कि उसे बार बार करना नहीं पड़ेगा, जबकि बार बार करना पड़ता है। नेक्स्ट बिंदु आता है अपना नव परिवर्तन या नवाचार। नए नए वातावरण में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि वातावरण में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है और कोई चीज़ स्थायी है तो वो है परिवर्तन। इसका मतलब वातावरण में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है, और वातावरण में चीज़ जब स्थायी नहीं है तो एक प्रबंधक को अपने कार्य के अंदर नए नए परिवर्तन करने पड़ते हैं, अपनी वस्तु विशेष के अंदर नए नए परिवर्तन करने पड़ते हैं। नए बाजार का सृजन करना और उनकी खोज करना, नए नए बाजार की खोज की जाती है। वस्तु विशेष के लिए हमें कौन से मार्केट के अंदर वस्तु विशेष का विक्रय हो सकता है, या कौन सी वस्तु विशेष है वो किस प्रकार के मार्केट में विक्रय हो सकती है, उनका सृजन किया जाता है, उनकी खोज की जाती है। और वस्तु को और अधिक उपयोगी बनाना, जो वर्तमान में वस्तु का उत्पादन हो रहा है, जो वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको और अधिक उपयोगी बनाना नव परिवर्तन कहलाता है। यानी किसी वस्तु विशेष या किसी कार्य विशेष को और अधिक उपभोक्ताओं के लिए उसको और अधिक उपयोगी बनाना नव परिवर्तन या नवाचार कहलाता है। जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन का उपयोग किया जाता है, सामान्य बात करने के लिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग किया जाता है, लेकिन उसमें नए नए वर्जन उसके अंदर डाल दिए जाते हैं, नई नई तकनीक के अंतर्गत उसमें वर्जन डाल दिए जाते हैं, तो उसको और अधिक यानी उपभोक्ता है वो उससे आकर्षित होते हैं और उसे क्रय करते हैं। साबुन है, चिकनाई युक्त साबुन का उपयोग किया जाता है। चिकनाई युक्त साबुन को हटाकर उसके अंदर बिना चिकनाई युक्त या कृत्रिम रेशे से बनी हुई साबुन का उपयोग करना, ये सब बातें हैं वो नवीनीकरण के अंतर्गत आता है, नव परिवर्तन के अंतर्गत आता है। किसी कार्य विशेष को और मॉडिफाई करना,
यानी और मॉडिफाई चाहिए, वस्तु वही है लेकिन उसको मॉडिफाई कर देना, उसको और ज़्यादा अधिक उपयोगी बना देना नव परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट आता है अपना संप्रेषण। संप्रेषण यानी अपनी भावनाओं, विचारों, सम्मतियों का आदान प्रदान करना। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपनी सम्मतियों का आदान प्रदान करना संप्रेषण कहलाता है। कोई भी व्यक्ति कोई बात कह रहा है, कोई कर्मचारियों और प्रबंध, विशेष तौर से तो अपने कर्मचारियों और प्रबंधकों के मध्य संप्रेषण किया जाता है। पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। पूर्वाग्रह से ग्रसित का मतलब है कि प्रबंधक जो बात करना चाहता है वो कर्मचारियों को पहले से ज्ञान नहीं होना चाहिए कि अब क्या होने वाला है। इससे क्या होता है, सूचना के अंदर उदासीनता होती है। तो संप्रेषण के अंतर्गत कर्मचारियों और मध्य जो विचार व्यक्त किए जाते हैं, जो भावनाएं व्यक्त की जाती है, वो संप्रेषण कहलाती है। भ्रम, अफवाह, मनमुटाव और दुर्भावनाओं से दूर रहना चाहिए। कई बार क्या होता है, हालांकि संगठन के अंदर इस प्रकार की बातें होती रहती है, किसी भी प्रकार का भ्रम होता है, कर्मचारियों और प्रबंधक के बीच में भ्रम हो सकता है। अफवाहें, कई बार अफवाहें फैला दी जाती है कि ये कार्य होगा नहीं या कार्य ऐसा होने वाला है, तो इस प्रकार की अफवाहें। मनमुटाव, आपसी किसी प्रकार के मनमुटाव है, कर्मचारियों के मध्य है, कर्मचारियों और प्रबंधक के बीच में मध्य है, या दुर्भावनाओं से कोई कार्य किया जा रहा है, तो ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। यह संप्रेषण के माध्यम से उसको दूर कर लेना चाहिए, अपने विचारों के माध्यम से उसको दूर कर लेना चाहिए। तो संप्रेषण के अंतर्गत अपनी भावनाओं, विचारों एवं सम्मतियों का आदान प्रदान करना संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है और सांकेतिक भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है अपना प्रतिनिधित्व करना। प्रतिनिधित्व यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि नेता के रूप में कार्य करना, बाहरी घटकों से संपर्क स्थापित करना। आंतरिक घटक, किसी भी संगठन के अंदर दो प्रकार के घटक होते हैं, एक आंतरिक घटक और एक बाह्य घटक। आंतरिक घटक वो होते हैं जो संस्था के अंदर के होते हैं। संस्था के अंदर के जो घटक होते हैं उन पर नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन बाहरी घटकों पर नियंत्रण नहीं होता है। यानी बाहरी घटकों के अंदर जो वातावरण, उस वातावरण में जो अगर किसी प्रकार की बात एक बार फैल गई तो उसके ऊपर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, लेकिन आंतरिक घटक पर नियंत्रण किया जा सकता है, उसको तुरंत दबाया जा सकता है, लेकिन बाहरी घटकों में नियंत्रण को दबाया नहीं जा सकता है। इसलिए एक प्रबंधक को चाहिए कि वो बाहरी घटकों से संपर्क स्थापित करे, यानी उन संपर्क स्थापित कर उनसे समय समय पर सूचनाएं प्रदान करती रहे। उनमें किसी प्रकार की हमारी त्रुटि है, उन त्रुटि को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। संपर्क स्थापित करना, उनसे वार्तालाप करना, उनसे विचार विमर्श करना चाहिए और विचार एवं गोष्ठियाँ करना। यानी संगठन के अंदर विभिन्न प्रकार के ग्राहकों से बात कर बाहरी संगठनों से बात कर उनमें विचार प्रकट करवाने चाहिए, उसके साथ गोष्ठी करनी चाहिए। अगर उन्हीं की किसी प्रकार की समस्या है तो उनका समाधान करना चाहिए, क्योंकि आज का जो वैश्विक युग है, इस वैश्विक युग में बाहरी संगठन से यानी कि उपभोक्ता को संतुष्ट करना अति आवश्यक है। और बाहरी संगठन के अंतर्गत जितने भी अपने पूर्तिकर्ता हैं, अपने को पूंजी देने वाले हैं, जो ऋणदाता हैं और जो शेयर होल्डर, जो कंपनी के मालिक होते हैं, उन सभी के प्रति उनसे विचार गोष्ठियाँ करके उनको संतुष्ट करना चाहिए, ग्राहकों को संतुष्ट करना चाहिए। इस प्रकार से वैश्विक युग में वही व्यक्ति टिक सकता है, वही संगठन टिक सकता है। तो देखिए, प्रबंध के जो कार्य हैं वो विशेष तौर से अपने परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, और प्रमुख कार्य और सहायक कार्य सभी आपके ध्यान में होने चाहिए। प्रमुख कार्य के अंतर्गत अपना नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय, और सहायक कार्य के अंतर्गत निर्णयन, नियुक्ति करना, नवपरिवर्तन, संप्रेषण और प्रतिनिधित्व का कार्य किया जाता है। इस प्रकार से एक प्रबंधक जो है वो अपने किसी भी संगठन में, क्योंकि प्रबंध का कार्य सार्वभौमिक है, हम व्यवसाय की बात करते हैं विशेष तौर से तो व्यवसाय में, बाकी सभी स्थानों पर प्रबंध का कार्य किया जाता है। अगले वीडियो में अपन नेक्स्ट बात देखेंगे। धन्यवाद।